अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफ्दर हयात की सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा सुनते हैं। मैंने मंसूर हुसैन से पूछा, अगर वो ड्रम तुम्हारी मिल्कियत नहीं तो फिर वो कहाँ से आ गया? जनाब, यही तो वो मुअम्मा है जो अभी तक मेरी समझ में नहीं आ रहा। वो परेशानी के आलम में बोला। रात को जब मैं अपने गधों को कमरे में बांधकर अपने घर की तरफ आया था तो वो ड्रम वहाँ मौजूद नहीं था। सुबह जब मैं वहाँ पहुँचा तो इस ड्रम को लुढ़का हुआ पाया। अब एक ही बात हो सकती है जनाब। उसने लम्हाती तवक्कुफ किया और फिर सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए बोला, और वो बात यह है कि ताहिर जिंदरा अपना मकसद हासिल करने के लिए खुद ही इस ड्रम को कहीं से उठा लाया होगा। लेकिन कहाँ से? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। मेरे जहन में एक अजीब सी उलझन सरसरा रही थी, जैसे छठी हिस्स चुपके चुपके समझा रही हो कि कहीं न कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। कहाँ और क्या, ये वाज़ेह नहीं था। तभी जहन उलझन का शिकार हो रहा था। यह गैर मामूली एहसास उस वक्त से मेरी सोच का हमसफर था जब मैंने ताहिर जिंदरा को फांसी के फंदे में लटका देखा था। और वक्त गुजरने के साथ साथ ये एहसास कभी और कभीतर होता जा रहा था। मंजूर हुसैन ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, जनाब, उधर खेतों में कुछ फासले पर ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल वाले कमरे में तेल के कई ड्रम रखे रहते हैं, कुछ भरे हुए और कुछ खाली। मेरे ख्याल में ताहिर जिंदरा वहीं से ये ड्रम चुरा कर लाया होगा। चुरा कर लाया होगा या उठा कर लाया होगा? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तुमने अपने इस कमरे को खुला हुआ क्यों छोड़ा हुआ है कि जिसकी मर्जी हो वो इसमें घुस जाए? ऐसी बात नहीं है जनाब, वो जल्दी से वजाहत करते हुए बोला। मैं हमेशा इस कमरे को बंद करके आता हूँ। बाकायदा दरवाजे को कुंडी लगाने के बाद इस पर ताला भी चढ़ाता हूँ। मैंने कमरे की एक दीवार में आहिनी सलाखों वाली खिड़की भी बनवा रखी है ताकि दरवाज़ा बंद होने की वजह से हवा की आमदोरफ्त रहे और वहाँ बंधे हुए गधों की जिंदगी के लिए कोई मुश्किल पैदा ना हो। बगैर पट की सलाखों वाली खिड़की आपने भी देखी होगी। हाँ, देखी है। मैंने उस बात में गर्दन हिलाई और फिर पूछा, मंजूर हुसैन, क्या पिछली रात भी तुमने इस कमरे के दरवाजे पर कुंडी ताला वगैरह लगाया था? जी हाँ, बिल्कुल लगाया था, उसने पुरवसूख अंदाज में जवाब दिया। मैं जब जाए वकुआ पर पहुंचा तो कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए पूछा, जब तुम आज सुबह इस कमरे की तरफ गए तो वहाँ की सूरत हाल क्या थी? जनाब, मुझे भी वो दरवाज़ा खुला हुआ ही मिला था, उसने बताया। ताला वगैरह गायब था। मैं समझता हूँ कि ताहिर जिंदरा ने दरवाजे का ताला तोड़कर कहीं फेंक दिया होगा। इसके बाद ही इसने खुदकुशी वाली कार्रवाई की होगी। मैं गहरी सोच में डूब गया और फिर पूछा, अगर सब कुछ वैसे ही पेश आया हो जैसा तुम बयान कर रहे हो तो फिर ये बात भी यकीनी है कि ताहिर जिंदरा ने बहुत सोचे समझे मंसूबे के तहत ये वारदात की है। उसने चंद रोज पहले तुम्हारे मामूलात और कमरे का बैरूनी और अंदरूनी जायजा लिया होगा। मैंने लम्हाती तवक्कुफ के बाद इजाफा किया, क्या पिछले दिनों तुमने इसे अपने कमरे के आसपास मंडलाते देखा था? आपकी बात दिल को लगती है थानेदार साहब, वो सर को अस्पाती जुम्बिश देते हुए गंभीर अंदाज में बोला। उसने कहा, यकीनन ऐसा ही किया होगा ताहिर जिंदरा ने, लेकिन मैंने इसे अपने कमरे के आसपास चकराते हुए नहीं देखा था। तुमने जिस ट्यूबवेल का जिक्र किया है मंजूर हुसैन, एक फौरी ख्याल के तहत मैंने सवाल किया, वो किसकी मिल्कियत है? जनाब, किला मासूम शाह के सबसे बड़े जमींदार का नाम है बरकत बाजवा। बाज लोग इन्हें चौधरी साहब भी कहते हैं, वो वजाहत करते हुए बोला। ये ट्यूबवेल बाजवा साहब ने अपने डेरे पर लगा रखा है और इन्हीं की मिल्कियत है। इसके पानी से वो अपनी ज़मीन को सैराब करते हैं और दूसरे लोगों को पानी बेचते भी हैं। डेरा और ट्यूबवेल बरकत बाजवा की मिल्कियत था और तेल वाले खाली और भरे ड्रम इसी ट्यूबवेल वाले कमरे में रखे हुए थे। अगलब इम्कान इस बात का था कि ताहिर जिंदरा वो ड्रम इसी डेरे से लेकर आया हो, चुरा कर या मांग कर। इसका फैसला डेरे पर मौजूद लोगों के बयान के बाद ही किया जा सकता था। इसी सोच के तनाजुर में मैंने मंजूर कुमार से पूछा, तुमने जिस डेरे का जिक्र किया है वहाँ बरकत बाजवा के ने अपने बंदे भी रखे हुए होंगे? जी हाँ, वहाँ बाजवा साहब के 2 बंदे रहते हैं जो डेरे का निज़ाम और ट्यूबवेल के मामला देखते हैं, उसने जवाब दिया। इनमें से एक का नाम इम्तियाज और दूसरे का रेहान है। बाजवा साहब का बेटा भी अक्सर उधर डेरे पर ही नजर आता है। क्या नाम है बाजवा के बेटे का? मैंने सरसरी लहजे में पूछा। जिया, जिया बाजवा।
मंजूर कुमार ने बताया, जिया भी कबड्डी में बड़ी महारत रखता है। क्या ताहिर जिंद्रा से भी ज्यादा महारत? मैंने सरसरी अंदाज में पूछ लिया। मैं आज सुबह से ताहिर जिंद्रा का जिक्र सुन रहा था। कबड्डी के हवाले से हर शख्स ने उसकी तारीफ की थी, लिहाजा मैंने बरसबीले तस्करा जिया के बारे में भी पूछ लिया था। मंजूर कुमार ने जवाब दिया, नहीं जनाब, ताहिर जिंद्रा तो ताहिर जिंद्रा था। कबड्डी के मैदान में कोई उसके बराबर तो क्या सानी भी नहीं हो सकता। खेला मासूम शाह में जिंद्रा जैसा फुर्तीला और साफ सुथरा कबड्डी का खिलाड़ी कोई और कभी पैदा नहीं हुआ। मैं मजीद 10-15 मिनट तक मंजूर कुमार से सवाल जवाब करता रहा, फिर उसके घर से निकल आया। अब मेरा इरादा ट्यूबवेल वाले डेरे की तरफ जाने का था। मंजूर ने खुलूस नीयत से पेशकश भी की कि वो मेरे साथ चलता है, लेकिन मैंने ये सोचते हुए मना कर दिया कि उसका 5-5.5 साल का बेटा बुखार में तप रहा है। इसे मेरी रहनुमाई करने के बजाय अपने बेटे का ख्याल करना चाहिए था। इस गांव में एक ही बरकत बाजवा था, एक ही डेरा था और एक ही ट्यूबवेल था। इस ट्यूबवेल तक रसाई हासिल करने के लिए मुझे कतन किसी की रहनुमाई की जरूरत नहीं थी। बारिश तकरीबन रुक चुकी थी, लेकिन आसमान का बना हुआ मुंह इस बात का गम्माज था कि किसी भी वक्त ये रुकने वाला सिलसिला दोबारा शुरू हो सकता है, और वो भी बड़े धुआंधार और खतरनाक अंदाज में। मैंने मंजूर कुमार के घर से निकलकर खेतों में से होते हुए ट्यूबवेल की जानिब बढ़ना शुरू कर दिया। मुझे अपने ताक़ुब का एहसास हुआ। जब से मैं किला मासूम शाह में था, ये एहसास पहले भी एक आध मरतबा हुआ था, लेकिन मैंने इस पर तवज्जो नहीं दी थी। मगर इस बार यह एहसास कभी था, लिहाजा मैंने यकायक रुककर अपने अक़ब में देखा। मुझसे चंद कदम के फासले पर एक शख्स मेरे पीछे आ रहा था। मुझे अचानक रुकते देखकर वो भी ठिठक कर रुक गया था। मैंने टटोलने वाली नज़र से उस शख्स के चेहरे का जायजा लिया, और वहाँ मुझे इस बात के वाज़े आसार नजर आए जैसे मैंने इसकी चोरी पकड़ ली हो। वो बंदा खासा उलझ कर रह गया था। वो आम सी शक्ल सूरत का मालिक एक देहाती था, दराज कामत, गोरा चिट्टा और काठी का मजबूत। मैंने उसकी उम्र का तखमीना 30 के करीब लगाया। उसको ठिठकते देखकर मेरा जहन बड़ी तेजी से काम करने लगा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, कौन हो तुम और मेरा ताक़ुब क्यों कर रहे हो? नहीं, वो गड़बड़ा गया। ऐसी तो कोई बात नहीं जी। फिर वो एक हाथ अपनी पेशानी की तरफ ले जाते हुए कतरे संभल कर बोला, सलाम थानेदार साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैंने उसके सलाम का जवाब दिया, और फौरी तौर पर मेरे जहन ने इसके बारे में ये अंदाज़ा कायम किया। नंबर 1, वो खासा चालाक और होशियार आदमी था। नंबर 2, वो मुझे थानेदार की हैसियत से जानता था। नंबर 3, इसके सलाम करने की आड़ में मेरे सवालात के जवाबात गोल कर दिए थे। और नंबर 4, वो बाकायदा किसी खास मकसद से मेरे पीछे लगा हुआ था। ऐसी कोई बात नहीं तो फिर कैसी बात है? मैंने कदरे सख्त लहजे में दरियाफ्त किया। इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि तुम ताक़ुब तो मेरा ही कर रहे हो। वो जी, आप इसे इत्तेफाक समझ लें। वो बड़ी खूबसूरती से सूरत हाल को संभालते हुए बोला, मैं तो इधर डेरे की तरफ जा रहा था। डेरे के जिक्र पर मैं चौंक उठा और उसे खोजती हुई नज़र से देखते हुए सवाल किया, क्या तुम बरकत बाजवा के डेरे की बात कर रहे हो, जहाँ ट्यूबवेल भी लगा हुआ है? जी हाँ, उसने जल्दी से जवाब दिया। जी, मैं तो डेरे पर ही होता हूँ, उसने बताया। मैं बाजवा साहब का मुलाजिम हूँ जनाब। मेरे जहन में मंजूर कुमार की बात ताज़ा हो गई। उसने बताया था कि बरकत बाजवा ने डेरे का नज़्म व नस्क के लिए 2 मुलाजिम रखे हुए थे, और बाजवा का अकलौता बेटा ज़िया भी अक्सर व बेशतर डेरे पर ही पाया जाता था। मंजूर कुमार मुझे इन मुलाजमीन के नाम भी बता चुका था। तुम रेहान हो या इम्तियाज़? मैंने अपने सामने खड़े दराज कामा शख्स की आंखों में देखते हुए सवाल किया। मेरा नाम इम्तियाज़ है जनाब। वह हैरत भरी नज़र से मुझे तकने लगा। आपको मेरा नाम कैसे पता चला जी? सिर्फ नाम ही नहीं, मुझे तुम्हारे बारे में और भी बहुत कुछ मालूम है, मैंने मायना खेज अंदाज में कहा। आओ, उधर डेरे पर ही चलकर बात करते हैं। क्या आप अभी डेरे की तरफ जा रहे थे? उसकी हैरत दो चंद हो गई। मैंने इस बात में गर्दन हिलाने पर इक्तफा किया। हम दोनों बातें करते हुए डेरे की तरफ बढ़ने लगे। इस मुख्तसर से साथ में मैंने इम्तियाज़ का भरपूर इंटरव्यू कर डाला। मुझे पता चला कि ताहिर जिंद्रा ने खुदकुशी वाली वारदात में जो तेल वाला ड्रम इस्तेमाल किया था, वो डेरे ही से ले जाया गया था। पिछली रात बारिश के सबब इम्तियाज़ और रेहान को डेरे के एक कमरे के अंदर सोना पड़ा था, और गलती से बैरूनी गेट खुला रह गया था। ट्यूबवेल वाले कमरे का दरवाज़ा तो था ही नहीं। गेट से अंदर दाखिल हों तो मज़कूरा कमरा सीधे हाथ पर पड़ता था। इम्तियाज़ ने मुझे बताया कि इसे और रेहान को बिल्कुल पता नहीं चला कि ताहिर जिंद्रा कब चुपके से डेरे पर आया और कब वो ड्रम चुरा कर ले गया।
वो ड्रम चूंकि खाली था और फिलहाल इस्तेमाल में नहीं आ रहा था, लिहाजा सुबह भी इनका इस तरफ ध्यान नहीं गया। फिर जब ताहिर जिंद्रा की खुदकुशी की खबर आम हुई और लोगों ने इस कमरे का रुख किया जहां ये अलमनाक वाकया पेश आया था, तो पता चला कि मज़कूरा ड्रम बरकत बाजवा के डेरे से ताल्लुक़ रखता था। इम्तियाज़ ही की ज़बानी मुझे ये भी मालूम हुआ कि बरकत बाजवा का बेटा ज़िया बाजवा इस वक्त डेरे ही पर मौजूद था। हम बातचीत करते हुए डेरे पर पहुंच गए। वो एक रवायती किस्म का डेरा था। ट्यूबवेल वाले कमरे के अलावा निजी छतों के हामिल 3 मजीद कमरे भी वहां मौजूद थे, जिनमें से एक कमरे में जानवरों का खुश्क चारा स्टॉक किया गया था। दूसरे कमरे में मुख्तलिफ नौइयत के आलात खेती बाड़ी और ज़राअत का दीगर सामान भरा हुआ था, जबकि तीसरा कमरा दोनों मुलाजमीन ने अपने उठने बैठने और रहने सहने के लिए सेट कर रखा था। डेरे के वसी और इस सहन में माल मवेशी भी नजर आ रहे थे और चंद दराज कामत दरख्त भी इस्तादा थे। बरकत बाजवा के बेटे की उम्र कमोबेश 25 साल रही होगी। वो एक वजीहा और शकील और खूबरू जवान था, ताहम कद में थोड़ी मार खाता था। इसकी रंगत गंदुमी और जिस्म किसी गेंडे की तरह मजबूत था। उसने खासी सेहतमंद मूछें पाल रखी थी, जिनका स्टाइल रुस्तम जमा गामा पहलवान से मिलता जुलता था। रेहान एक पस्ता कामत और सांवला शख्स था। उसकी उम्र लगभग 25 साल रही होगी। उसकी आंखों में अय्यारी कूट कूट कर भरी हुई थी। मैं रास्ते में इम्तियाज का भरपूर इंटरव्यू कर चुका था। वही सवालात मैंने रेहान से भी किए और कमोबेश उसने भी वैसे ही जवाब दिए जो इससे पहले इम्तियाज दे चुका था। इसी सिलसिले में मैंने ज़िया बाजवा से भी बात की। रस्मी अलग सलेग तो उसी वक्त हो गई थी जब मैं डेरे में दाखिल हुआ था, और ये जानकर कि मैं इस इलाके का थानेदार हूँ, मेरे नाना करने के बावजूद भी ज़िया ने इम्तियाज़ को मेरी खातिर तवाज़े का बंदोबस्त करने भेज दिया था। मैं जब बराह रास्त ज़िया बाजवा से मुखातिब हुआ तो रेहान भी कमरे से बाहर निकल गया। पहले तो ज़िया बाजवा ने इस वाक़ये पर गहरे रंजो गम का इजहार किया, फिर भर्राई हुई आवाज़ में बोला, मलिक साहब, मुझे जिंद्रा की मौत का सख्त अफसोस है। यूँ महसूस होता है जैसे हमारी कबड्डी की टीम के सर से साया उठ गया हो। जिंद्रा की कबड्डी बड़ी सुथरी और काबिल तारीफ थी। ये ठीक है कि मैं कबड्डी टीम में कप्तान की हैसियत रखता हूँ, लेकिन मैं तस्लीम करता हूँ कि वो मुझसे बहुत आगे, बहुत ऊपर था। मैं अब तक जिस से भी मिला हूँ, उसने ताहिर जिंद्रा की कबड्डी की तारीफ ही की है। मैंने गंभीर अंदाज में कहा, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही कि उसने खुदकुशी क्यों की। अभी तक इस सिलसिले में कोई सिरा मेरे हाथ नहीं लगा। सही कहते हैं आप, वो गहरी संजीदगी से बोला। वाकई जिंद्रा की मौत एक अनोखी बुझारत सी बनकर रह गई है। बाजवा साहब, मैंने ज़िया की आंखों में देखते हुए कहा, आप तो ताहिर के बहुत करीब थे। वो आपकी कबड्डी टीम का एक ऐसा होनहार खिलाड़ी था जिस पर पूरा किला मासूम शाह फख्र करता था। आपसे ज्यादा इसके मामलात की खबर और किसको होगी? कौन से मामलात? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। इश्क और मोहब्बत के मामलात, मैंने मायना खेज अंदाज में कहा। उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया, फिर जल्दी से संभल कर बोला, जनाब, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ सका। मेरी छठीस ने फौरन मुझे बताया कि वो मेरी बात का मतलब तो बड़ी अच्छी तरह समझ गया है, लेकिन जानते बूझते हुए अनजान बनने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा मैंने उसके चेहरे पर उभरने वाले तासुरात को जहन में रखते हुए घिसने की कोशिश की। बाजवा साहब, हर इंसान अपनी ज़िंदगी से बहुत मोहब्बत करता है। अगर कोई खुद ही अपनी जान ले बैठे तो ये कोई मामूली बात नहीं होती। पता नहीं वो किन हालात से मजबूर होकर खुद को मौत के हवाले करता है। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, वो तायीदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। इसी वक्त इम्तियाज सामान्य खुद्दोनोश से सजी ट्रे उठाए कमरे में दाखिल हुआ और हमें अपनी गुफ्तगू को आर्जी बुनियादों पर रोकना पड़ा। ज़िया बाजवा ने अपने मुलाजिम से पूछा, इम्तियाज, बाहर का मौसम कैसा है? बहुत खुशगवार है बाजवा साहब, उसने बताया। बारिश काफी देर से रुकी हुई है और हल्की हल्की हवा भी चल रही है। आसमान पर बादल भी छाए हुए हैं। तो ठीक है, बाजवा ने उठते हुए कहा, तुम हमारे बैठने के लिए बाहर बंदोबस्त कर दो। कमरे के अंदर तो हब्स हो रहा है। थोड़ी देर के बाद मैं और बाजवा डेरे के सहन में एक दूसरे के आमने सामने चारपाइयों पर बैठे हुए थे। इम्तियाज ने हमारे दरमियान एक छोटी सी चौबी मेज पर रखकर उस पर खाने वाली ट्रे सजा दी। मज़कूरा ट्रे में पूरियां और आम का जूस आया था। ये बिल्कुल देहाती और देसी किस्म का आम का जूस था जो एक मखसूस तरीके से निकाला जाता है। इम्तियाज हमें तन्हाई फराहम करते हुए डेरे के बैरूनी गेट से बाहर निकल गया। रेहान भी इस वक्त डेरे से बाहर ही था।
वो दोपहर का वक्त था, लिहाजा हल्की हल्की भूख महसूस होने लगी थी। मैंने नेमत खुदावंदी के साथ इंसाफ जारी रखते हुए ज़िया बाजवा को असल मौजू की तरफ लाकर पूछा, तो आप मेरे इस ख्याल से मुकम्मल इत्तेफाक करते हैं कि किसी बहुत बड़ी मजबूरी ही की बिना पर इंसान खुदकुशी का रास्ता अपनाता है? जी हाँ, ये हकीकत है। उसने इस बात में सर हिलाया। और आपकी समझ के मुताबिक ताहिर जिंद्रा के साथ ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उसने खुद को ख़त्म कर लिया? मैंने सरसराते हुए लहजे में दरियाफ्त किया। वो चंद लम्हात तक मुतज़ब्ज़ब रहने के बाद उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखने लगा। मैं समझ गया कि वो मुझसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन कहते हुए हिचकिचा रहा है। यकीनन वो कोई निहायत ही अहम बात होगी। मैंने तशवीश भरे लहजे में कहा, बाजवा साहब, मैंने अब तक जो तहकीक और तफ्तीश की है, उसकी रोशनी में ताहिर जिंद्रा का किसी भी लड़की या औरत के साथ इश्क और मोहब्बत का कोई मामला नहीं था जो समझा जाए कि किसी नाआसूदगी या नामुरादी के हाथों मजबूर होकर उसने खुदकुशी की हो। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस ली और फिर इजाफा करते हुए कहा, इसकी जिंदगी में कोई और महरूमी भी देखने को नहीं मिलती। वो एक खुशबाश और जिंदा दिल इंसान था। जिस शख्स को किसी भी किस्म का कोई रोग ना हो, वो बैठे बिठाए यूं खामखा खुदकुशी क्यों करेगा? था इसे एक रोग। ज़िया बाजवा सरसराते हुए लहजे में बोला, क्या मतलब? मैंने बेसाख्ता इज़्तिरारी अंदाज में पूछा। वो अपनी ही धुन में बोलता चला गया, एक ऐसा रोग जिंद्रा को लग गया था कि वो किसी से अपनी तकलीफ का इजहार भी नहीं कर सकता था। उसकी परेशानी सिर्फ मुझे ही पता थी। मैंने उसका हौसला बढ़ाने के लिए बड़ी तसल्ली दी थी, लेकिन उसके दिल में जैसे एक वहम सा बैठ गया था। कैसा वहम? मैंने फौरन उसकी बात काट दी। यूं समझे मलिक साहब के लोहे के जिंदरे को जंग लगने लगा था। ज़िया साहब, बुझाते नहीं डालें, मैंने कदरे तेज लहजे में कहा। आपके दिल और जहन में जो कुछ भी है खुलकर बयान करें। आइंदा 10 मिनट में ज़िया बाजवा ने वजाहत कर दी। इसके मुताबिक ताहिर जिंद्रा की कबड्डी की सलाहियत ने जंग पकड़ लिया था। वो अपनी कमजोरी से वाकिफ हो चुका था और प्रैक्टिस के मौके पर एक दो मरतबा जिंद्रा की ये कमजोरी ज़िया बाजवा ने भी पकड़ ली थी। ताहिर जिंद्रा इस हवाले से बेहद खौफजदा हो गया था। जनाब, जिंद्रा बहुत ही हसास और जज्बाती बंदा था। वो अपनी वजाहत के इख्तिताम पर बोला, मैंने इसे समझा दिया था कि कोई भी इंसान हमेशा नंबर 1 नहीं रह सकता। इंसान की सलाहियत और कारकर्दगी में ऊंच नीच होती रहती है। मैंने इसे तसल्ली दी थी कि वो फिक्र न करे, मैं खुद इसे अपने साथ प्रैक्टिस कराऊंगा, और मैंने इसे प्रैक्टिस कराई भी। लेकिन वो जुमला अधूरा छोड़कर खामोश हुआ तो मैंने पूछा, लेकिन क्या बाजवा? लेकिन जनाब, हकीकत यह है कि मैं सिर्फ इसे प्रैक्टिस करा सकता था, तसल्लियाँ दे सकता था, लेकिन इसकी बड़ी तेजी से मुर्दा होते हुए खुद पर एतमादी का इलाज नहीं कर सकता था। मुझे यकीन है, 100% यकीन है कि जिंद्रा ने अपने वही मसले से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी की है। मैं गहरी सोच में डूब गया। वो बोला, जिंद्रा को किसी भी कीमत पर यह गवारा नहीं था कि इसकी पकड़ में आया हुआ खिलाड़ी खुद को छुड़ाकर निकल जाए, या ये कि जब वो कबड्डी डालने जाए तो कोई इस पर हाथ भी रख सके। इसके बेहद जज्बातीपन ने इसके लिए अना का मसला खड़ा कर दिया था, और ये मसला उसके लिए जिंदगी और मौत का मसला बनकर रह गया था। वो अपनी बात मुकम्मल करने के बाद खामोश हुआ तो मैंने तशवीश भरे अंदाज में कहा, 1 मिनट के लिए हम फर्ज कर लेते हैं कि ताहिर जिंद्रा ने नाकामी के खौफ से दिल बर्दाश्ता होकर खुद को ख़त्म कर डाला है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि वो इतनी आसानी से तेल का खाली ड्रम यहाँ से चुरा कर ले गया और आपके मुलाजमीन को कानो कान खबर न हुई। फिर यह कि इसकी प्लानिंग में ड्रम ही क्यों शामिल हुआ? वो किसी और शे पर चढ़कर भी तो फांसी के फंदे को अपने गर्दन में फिट कर सकता था। मैं इस कमरे से डेरे तक के फासले को भी नापता हुआ आया हूँ। जहाँ छत से लटक कर उसने जान दी है, उसने आखिर किस बिना पर ड्रम चुराने और डेरे से लुढ़काकर इस कमरे तक ले जाने का रिस्क लिया? अगर वो ड्रम चुराते हुए या से लुढ़काकर ले जाते हुए पकड़ा जाता तो? देखें मलिक साहब, वो मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल उठा, आपने फरमाया था कि एक बात समझ में नहीं आती और आपने 10 सवालिया बातें कर डाली हैं। मैं आपको बताऊं कि ये 10 सवालिया बातें दरअसल एक ही बात की शाखें हैं। मैंने किता कलामी करते हुए कहा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अगर इसने खुदकुशी के बारे में सोच ही लिया था तो इस काम के लिए इतना पेचीदा तरीकाकार इख्तियार करने की क्या ज़रूरत थी, जिसमें सरासर पकड़े जाने का अंदेशा किसी तेज धार तलवार के मानिंद हर लम्हा सर पर लटकता रहे।
जनाब, इन तमाम सवालात के जवाबात तो सही मायनों में ताहिर जिंद्रा ही दे सकता था, जो अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं, और उसने मुझसे मुशावरत के बाद खुदकुशी का फैसला नहीं किया था कि मुझे उसके इरादे की खबर हो। हाँ, अलबत्ता। वो लम्हे भर को रुका और फिर एक गहरी सांस खारिज की और बात मुकम्मल करते हुए बोला, अलबत्ता जहाँ तक मेरे मुलाजिमों की कोताही और अदम तवज्जोही का ताल्लुक है, तो मैंने सुबह से लेकर अब तक 3-4 मरतबा इन्हें बुरी तरह झिड़का है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि होने वाली बात होकर ही रहती है, चाहे इसका बहाना किसी की कोताही और बेपरवाही बने या किसी का जुल्म और ज्यादती। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता मलिक साहब। इस बात से मैं भी मुत्तफिक था कि होने वाली बात को कोई नहीं रोक सकता, और ये बात भी तय थी कि इस किस्म की सूरत हाल पेश आ जाए तो इसके सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता था। जो ज़िया बाजवा इस सिलसिले में कह चुका था, मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और डेरे से बाहर निकल आया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने केस का नक्शा पलट कर रख दिया। यह खुदकुशी का नहीं बल्कि सीधा सीधा कत्ल का केस था। मज़कूरा रिपोर्ट के मुताबिक ताहिर जिंद्रा की मौत वक़्अ की रात 11 और 12 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी, और मौत का सबब जहर ख़्वानी था। खुराक की मदद से एक ज़ूद असर जहर उसके मैदे में पहुंचा था, जिसने चंद सेकंड में ही कबड्डी के एक अजीमुशान खिलाड़ी की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया था। सबसे ज़्यादा दिलचस्प और सनसनीखेज इंकशाफ ये था कि जब ताहिर को फांसी के फंदे से लटकाया गया, तब वो जिंदगी की कैद से आज़ाद हो चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी अलग करके रख दिया था। ये बात पाए सबूत को पहुंच गई थी कि ताहिर जिंद्रा ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि एक गहरी साजिश के तहत इसे जहर देकर मौत के घाट उतारा गया था, और बादअज़ां इसकी लाश को फांसी देकर ये साबित करने की कोशिश की गई कि ताहिर जिंद्रा ने खुदकुशी की है। अब मैंने जाना कि शुरू ही से मेरी छठी हिस्स गैर महसूस अंदाज में मुझे क्यों तंबीह कर रही थी कि इस वाक़ये में कहीं न कहीं कोई गड़बड़ है, मगर सवाल ये पैदा होता था कि ताहिर जिंद्रा का कातिल कौन है। यह खासा गंभीर सवाल था, जिसने इस केस को पहले से भी ज़्यादा पेचीदा बना दिया था। मेरी अब तक की तफ्तीश के मुताबिक ताहिर का कोई दुश्मन मंजर आम पर नहीं आ सका था। यही सूरत हाल मेरे लिए उलझन का बाइस थी। इस नौइयत का संगीन इक़दाम कोई दोस्त तो उठा नहीं सकता था। मैंने ताहिर जिंद्रा की पोस्टमार्टम शुदा लाश अल्लाह रखा के हवाले करने से पहले इससे चंद सवालात पूछना ज़रूरी समझे। अल्लाह रखा, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, तुमने मुझे बताया था कि वक़्अ की रात घर के तमाम अफराद ने एक साथ मिलकर खाना खाया था और इसके बाद सोने के लिए लेट गए थे। जी हाँ, मैंने आपको यही बताया था। वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, और यही हकीकत भी है। तुम सुबह जब सोकर उठे तो ताहिर का बिस्तर खाली पड़ा था। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाया। तुम यही समझे कि वो वर्जिश वगैरह के लिए निकला हुआ है और थोड़ी ही देर बाद वापस आ जाएगा। मैंने यही सोचा था जनाब, वो दिल गिरफ्तार लहजे में बोला, लेकिन वो वापस नहीं आया, बल्कि इसकी मौत की खबर। उसकी आवाज़ रुंध गई। मैंने इस्तफसार किया, अल्लाह रखा, क्या तुम्हें अच्छी तरह याद है कि आधी रात को कोई उसे बुलाने नहीं आया था? अगर ऐसा कोई वाक़या पेश आता तो जनाब मैं आपको ज़रूर बताता। वो ज़ख्मी नज़र से मुझे देखते हुए बोला, लेकिन आप आधी रात के हवाले से ये बात क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए पूछ रहा हूँ कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हारे बेटे की मौत वक़्अ की रात 11 और 12 बजे के दरमियान वाक़ हुई है। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, और ये भी जान लो कि यह खुदकुशी वाला मामला नहीं। जी? उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ अल्लाह रखा, मैंने ठोस लहजे में कहा। ताहिर जिंद्रा को जहर देकर मौत की वादी में धकेला गया है, और इसकी मौत के बाद फांसी पर लटकाकर ये जाहिर करने की कोशिश की गई है कि तुम्हारे बेटे ने खुदकुशी की है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और ताहिर के मैदे के लेबॉर्टरी टेस्ट ने जहर से मौत वाक़ होने की तस्दीक की है। तुम्हारे बेटे को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत बाकायदा कत्ल किया गया है। ऐसा किसने किया है? इसका तो कोई दुश्मन भी नहीं था, वो भर्राई हुई आवाज़ में बोला। इसी बात का तो पता चलाना है, मैंने खुद कलामी वाले अंदाज में कहा, और मैं बहुत जल्द इसका पता चला लूँगा। वो हमनकों की तरह मुझे तकने लगा। मैंने कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए 2-4 मज़ीद ज़िमनी सवालात किए। अल्लाह रखा, वक़्अ की रात तुम्हारे घर में क्या पका था? सालन, रोटी और गुड़ वाले चावल बने थे, उसने जवाब दिया। सालन किस चीज़ का था? आलू बैगन का।
तुम सब लोगों ने एक ही खाना खाया था ना? उसने इस बात में जवाब दिया और खाना खाने के बाद हस्ब मामूल सो गए थे। जी हाँ, उसने एक मर्तबा फिर इस बात में सर हिलाया। मैंने आखिरी सवाल किया, बकुआ की रात आप लोगों ने लगभग कितने बजे खाना खाया था? यही कोई 8 बजे, उसने बताया। मैंने ताहिर जिंद्रा की लाश अल्लाह रखा के सुपुर्द करते हुए कहा, तुम इत्मीनान से अपने बेटे की तदफीन वगैरह से फारिग हो लो, मैं बाद में तुम्हारे पास आऊँगा। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली, फिर ताकीदी अंदाज में कहा, ये जहर वाली बात मैंने सिर्फ तुम्हें बताई है और किसी और के कानों में ये भनक नहीं पड़ना चाहिए, वरना तुम्हारे बेटे का कातिल मोहतात हो जाएगा। मैं इसे चुपचाप पकड़ना चाहता हूँ। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और मैं उसके घर से निकल आया। खाने के हवाले से मैंने अल्लाह रखा से जो सवालात किए थे वो एहतियात का तकाजा था, वरना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर लिखा था कि एक सरीउल असर जहर ने ताहिर जिंद्रा की जिंदगी का चिराग गुल किया था। रिपोर्ट के मुताबिक अगर उसकी मौत रात 11 और 12 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी तो इसका वाज़ेह मतलब यही था कि मौत से चंद मिनट पहले ही उसे जहर दिया गया था। गोया रात का खाना इसकी मौत का सबब नहीं था। ताहिर जिंद्रा की तदफीन से अगले रोज एक नौजवान मुझसे मिलने थाने आया। उसने अपना नाम आफताब बताया, लेकिन फौरी तौर पर मेरे जहन में ना आ सका कि वो कौन सा आफताब है। यही सवाल जब मैंने उससे किया तो वो रंजीदा लहजे में बोला, थानेदार साहब, मैं ताहिर जिंद्रा का दोस्त हूँ, आज ही शेखुपुरा से वापस आया हूँ। अल्लाह रखा ने आपसे मेरा जिक्र किया होगा। मुझे फौरन याद आ गया कि अल्लाह रखा ने ताहिर जिंद्रा के एक गहरे दोस्त का तस्करा किया था जो अपने चाचा के पास शेखुपुरा गया हुआ था। अच्छा अच्छा, तो तुम वो आफताब हो, मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। थानेदार साहब, ये सब क्या हो गया? वो दुखी लहजे में बोला, मैं तो ताहिर जिंद्रा को भला चंगा छोड़कर गया था। ये जो कुछ भी हुआ है बहुत ही अफसोसनाक है, मैंने कहा। इस केस को हल करने के लिए मुझे तुम्हारे ताउन की ज़रूरत है आफताब, क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक किला मासूम शाह में ताहिर जिंद्रा सबसे ज़्यादा तुम्हारे करीब था। आफताब की उम्र 25 के आसपास थी। वो छोटे कद और मुतनासिब बदन का मालिक था। रंगत गोरी और बाएं बाजू में मामूली सा टेढ़ था। बाद में मुझे पता चला कि वो टेढ़ इसी कबड्डी के खेल की रहीने मिन्नत थी। डॉक्टर की गफलत ने जोर सही तौर पर नहीं बिठाया था, जिसके नतीजे में इसके बाएं बाजू में लंगसा पैदा हो गया था। आफताब के चेहरे की सबसे नुमाया चीज़ उसकी मोटी मोटी आंखें थीं। इन आंखों और शक्लो शुबाहत की बिना पर पहली नज़र में वो मेजर अजीज भट्टी शहीद दिखाई देता था। वो एक ऐसा नौजवान था जिस पर मैं एतमाद कर सकता था। आफताब ने मेरी बात के जवाब में गहरी संजीदगी से बताया, ताहिर जिंद्रा मेरा सच्चा दोस्त है जनाब। आप ताउन की बात कर रहे हैं, इसके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। ये तुम्हारे पुरखुलूस जज्बात हैं जो अपने दोस्त के लिए हैं, मैंने सताइशी नज़र से उसे देखते हुए कहा। लेकिन फिलहाल तुम्हारी जान की ज़रूरत नहीं। अगर तुम अपने सारे काम छोड़कर मेरी मदद के लिए तैयार हो जाओ तो ताहिर जिंद्रा के लिए ये तुम्हारी सबसे बड़ी कुर्बानी होगी। जी हुक्म करें, मुझे क्या करना होगा? वो बड़े एतमाद और अज़्म से बोला, ये चेक करने के लिए कि अल्लाह रखा ने जहर वाली बात आफताब से शेयर की है या नहीं। मैंने गहरी संजीदगी से पूछा, क्या तुम जानते हो कि ताहिर जिंद्रा की मौत किस तरह वाक़ हुई है? उसने फांसी लगाकर खुद को ख़त्म कर लिया है, वो सादगी से बोला। यानी उसने खुदकुशी की है? मैंने उसे सवालिया नज़र से देखा। जी हाँ, मैंने यही सुना है। और तुमने यकीन भी कर लिया? नहीं, उसने बड़ी शिद्दत से गर्दन को नफ़ी में झटका। ये बात मुझे हजम नहीं हुई। मुझे भी हजम नहीं हुई थी, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। इसीलिए मैंने ताहिर जिंद्रा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। उसने जहानत का मुजाहरा करते हुए सवाल किया, फिर जनाब, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या बताती है? इस रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हारे दोस्त को एक खतरनाक जहर देकर हलाक किया गया है, मैंने सनसनाते हुए लहजे में बताया। यह खुदकुशी का नहीं बल्कि कत्ल का केस है। ताहिर को किसने जहर दिया होगा? वो तशवीशनाक अंदाज में मुझे देखने लगा। इस सवाल का जवाब मालूम करने के लिए ही तो मुझे तुम्हारे ताउन की ज़रूरत है, मैंने नहायत ही ठहरे हुए लहजे में कहा। तुम्हारी मदद और रहनुमाई मुझे ताहिर जिंद्रा के कातिल तक पहुंचा सकती है। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली और फिर पूछा, तुम्हारे ख्याल में ताहिर का कातिल कौन हो सकता है? वो गहरी तशवीश में डूब गया। मैंने उसकी मुश्किल को आसान करने की गर्ज से कहा, मेरी तहकीक के मुताबिक ताहिर ने बकुआ की रात अपने घर वालों के साथ हस्ब मामूल रात का खाना खाया
और सोने के लिए लेट गया। आधी रात को वो घर से निकला, खुद निकला या किसी ने उसे बुलाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल वो घर वालों को बताए बगैर कहीं चला गया। वो जिन लोगों के पास पहुंचा, उन्होंने उसे एक खतरनाक जहर खाने की किसी शय में मिलाकर दिया, जिससे झटपट उसकी मौत वाक़ई हो गई। बादशाह इन्हीं लोगों ने मंजूर हुसैन कुम्हार के कमरे में ताहिर को फांसी पर लटकाकर यह साबित करने की कोशिश की कि उसने खुदकुशी की है। हालांकि दर हकीकत उन्होंने ताहिर जिंद्रा की लाश को फांसी दी थी। आपने बार बार इन्हीं लोगों का जिक्र किया है। मेरे खामोश होने पर आफताब ने सवाल किया, क्या आपके ख्याल में वो कई अफराद थे? ये मुझे नहीं मालूम, मैंने साफगोई का मुजाहरा करते हुए कहा। बहरहाल ताहिर के साथ जो कुछ पेश आया है वो अकेले आदमी के बस का काम नहीं। एक लाश को फांसी पर लटकाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं थानेदार साहब, वो सोचती हुई नज़र से मुझे देखते हुए बोला। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ताहिर का इतना खतरनाक दुश्मन कौन हो सकता है? तुम ताहिर जिंद्रा के सबसे गहरे दोस्त हो, मैंने आफताब की गिलाफी आंखों में देखते हुए कहा। लिहाजा इसके दुश्मन की निशानदही भी तुम्हें करना होगी। मैंने थोड़ी देर रुककर एक गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, अब तुम भी दूसरे लोगों की तरह ये मत कह देना कि ताहिर जिंद्रा का कोई दुश्मन ही नहीं था। सब लोग उसे चाहते थे, उसके परस्तार थे और अकीदत की हद तक उससे मोहब्बत करते थे, वगैरह वगैरह। जनाब, हकीकत तो यही है, लेकिन उसने जुमला अधूरा छोड़ा तो मैंने जल्दी से पूछा, लेकिन क्या? लेकिन ये कि वो वजाहत करते हुए बोला, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर ताहिर को जहर देकर मौत के घाट उतारा गया है तो यकीनन ये इसके किसी दुश्मन ही का काम हो सकता है। बिल्कुल, मैंने दो टोक अंदाज में कहा। इसी नुक्ते पर गौर करते हुए ताहिर के कातिल तक पहुंचना है। वो इस बात में गर्दन हिलाकर रह गया। इसी लम्हे मेरे जहन में जिया बाजवा की कही हुई एक बात चमकी। उसने ताहिर जिंद्रा की खुदकुशी का ठोस जवाब पेश करते हुए मुझे बताया था कि वो इन दिनों अपनी कबड्डी की कम होती हुई सलाहियत से सख्त परेशान था। इसे इस बात का खौफ था कि अगर कबड्डी के मैदान में किसी मरहले पर उसकी सुबकी हो गई तो ये इसके जिंदा दरगोर होने के मुतरादिफ होगा। वो किसी भी कीमत पर शिकस्त का तसव्वुर नहीं कर सकता था। उसने आज तक कामयाबी के सिवा और किसी शय का मुंह नहीं देखा था। नाकामी इस बात के लिए इसके लिए मौत का दूसरा नाम था। लिहाजा इसी खौफ से ताहिर ने खुदकुशी कर ली थी कि सैकड़ों परस्तारों के सामने शिकस्त खाकर जिल्लत की मौत मरने से बेहतर है कि चुपचाप खामोशी से खुदकुशी कर ली जाए। ये वो तौजीह थी जो जिया बाजवा ने ताहिर जिंद्रा की खुदकुशी के झेल में दी थी। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने साबित कर दिया था कि ताहिर जिंद्रा ने खुदकुशी नहीं की। ये सीधा सीधा कत्ल का केस था। मेरे जी में आई कि मैं ताहिर जिंद्रा की तेजी से कम होती कबड्डी की सलाहियत के बारे में आफताब से भी तस्दीक कर लूं। आफताब, तुम भी तो कबड्डी के बड़े सुथरे और फुर्तीले खिलाड़ी हो, मैंने उसे मुखातिब करते हुए कहा। क्या तुम्हें ताहिर के साथ प्रैक्टिस वगैरह का भी इत्तेफाक होता रहता था? क्यों नहीं जनाब, वो गहरी संजीदगी से बोला। हमने हमेशा मिलकर ही प्रैक्टिस की है, बल्कि हम तो रोजाना ही ऐसी मशक करते रहते थे। एक दूसरे को तैयारी करवाने के लिए हम नए नए दाव पेच का इस्तेमाल करते थे ताकि मुकाबले में किसी कमी या कमजोरी का एहसास ना हो। तुमने आखिरी मर्तबा ताहिर के साथ कब प्रैक्टिस की थी? शेखुपुरा जाने से एक रोज पहले, उसने जवाब दिया। और इससे पहले तुम रोजाना उसके साथ प्रैक्टिस करते रहे हो? जी हाँ, बिल्कुल, वो मजबूत लहजे में बोला। फिर पूछा, लेकिन आप इस बात पर इतनी तशवीश क्यों कर रहे हैं? खैरियत तो है ना? खैरियत नहीं है आफताब, मैंने गंभीर लहजे में कहा। तुम्हें बहुत सोच समझ कर मेरे सवालात के जवाबात देने होंगे आफताब, ताकि मैं जल्द से जल्द किसी नतीजे पर पहुंच सकूं। जी पूछें जनाब, वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने पूछा, क्या ताहिर जिंद्रा सिर्फ तुम्हारे साथ ही कबड्डी की प्रैक्टिस किया करता था या इस काम के लिए वो पार्टनर तब्दील करता रहता था? किसी टूर्नामेंट से पहले तो हम सब लोग मिलकर प्रैक्टिस किया करते थे, आफताब ने बताया। लेकिन आम दिनों में सब अपने अपने तौर पर तैयारी जारी रखते थे। हम सब ने अपना जोड़ा बना रखा था, जैसा मेरा और ताहिर जिंद्रा का जोड़ा। क्या अभी हाल ही में कबड्डी का कोई टूर्नामेंट होने वाला था? नहीं जनाब, उसने नफी में गर्दन हिलाई। एक माह पहले ही तो हम टूर्नामेंट जीत कर आए हैं। अगला टूर्नामेंट तो दिसंबर में होगा। गोया आप लोग आजकल एक साथ मिलकर नहीं बल्कि जोड़ों की शक्ल में मेहनत कर रहे हो, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। उसने उस बात में जवाब दिया,
मैंने पूछा, अगर गुज़िश्ता टूर्नामेंट में। ये बताओ कि ताहिर जिंद्रा की कारकर्दगी कैसी रही थी। नंबर 1, उसने फ़ख्रिया लहजे में बताया, बल्कि ये टूर्नामेंट हमने उसी की वजह से जीता था। उसकी कारकर्दगी मिसाली और नुमायां रही थी। मैंने वजाहत करते हुए पूछा, मेरा पूछने का मकसद ये है कि क्या इस दौरान में तुमने इसकी कबड्डी में किसी किस्म की कमी या कमज़ोरी को महसूस किया या इसे किसी फिक्र या परेशानी में मुब्तला देखा। नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं, वो कतईयत से बोला। या आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं। मैंने उसके सवाल का जवाब देना ज़रूरी ना समझा और पूछा, क्या इस एक माह के दौरान में ताहिर जिंद्रा ने ज़िया बाजवा के साथ मिलकर भी कबड्डी की प्रैक्टिस की थी। इस एक माह में क्या? ताहिर ने तो कभी भी ज़िया के साथ प्रैक्टिस नहीं की थी। आफ्ताब ने बड़े बसूख से कहा, बाजवा की तो अपनी कबड्डी बस सी है, वो ताहिर की प्रैक्टिस कैसे करा सकता था। वो चूंकि गांव के चौधरी का बेटा है, इसीलिए इस टीम का कैप्टन भी बना दिया गया है। हम सब खिलाड़ी इसे कप्तान की हैसियत से बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं, वरना इसमें इतनी सलाहियत नहीं है। आफ्ताब की वजाहत ने मुझे गहरी तशवीश में मुब्तला कर दिया। थानेदार साहब, क्या बात है? आफ्ताब ने मुझसे पूछा। आप किस सोच में पड़ गए? जवाब में मैंने इसे ज़िया बाजवा से होने वाली गुफ्तगू के बारे में आगाह किया। मैं समझ गया जनाब, उसने ऐसी बात क्यों की है। वो होंठ भींचते हुए बोला। क्यों की है? मैं पूछे बिना न रह सका। इसकी 2 बड़ी वजूहात हैं, वो राजदाराना अंदाज में बोला। मैंने तजस्सुस आमेज अंदाज में पूछा, कौन सी वजूहात? नंबर 1, वो इंकिशाफ अंगेज अंदाज में बोला, ज़िया की कबड्डी चूंकि वाजबी सी है, इसलिए वो ताहिर की माहिराना सलाहियत से हसद करता है। इसे इस बात की भी जलन है कि टीम का कप्तान होने के बावजूद भी वो फन के मैदान में ताहिर से बहुत पीछे है। इसी जलन और रकाबत में वो ताहिर के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करता रहता था, लेकिन इस सफाई के साथ कि किसी को उसकी नीयत बल्कि बदनीयती का पता न चले, जैसा कि उसने आपको बताया है। उसने ताहिर की खुदकुशी का जवाब बयान करते हुए अपने हाथ से दाना जज्बात का इजहार भी कर दिया है। इस गलत बयानी पर मैं उससे ज़रूर बात-पूछ करूँगा, मैंने पुरअज़्म अंदाज में कहा। अब तुम दूसरी वजह की वजाहत करो। दूसरी वजह भी हसद और रकाबत ही है, उसने जवाब दिया, लेकिन इसका सबब कबड्डी नहीं। फिर क्या सबब है? मैंने इज़्तिरारी लहजे में इस्तफसार किया। गजाला। उसके यकलफ्ज़ी जवाब ने मेरे रगों में सनसनी सी दौड़ा दी। मैंने तशवीश भरे लहजे में पूछा, गजाला? गजाला कौन है? गजाला ज़िया बाजवा के चाचा की अकलौती बेटी है और इधर लाहौर में रहती है, आफ्ताब ने वजाहत करते हुए बताया। गजाला के साथ इसकी मंगनी भी हो चुकी है और अगले साल इनकी शादी होने वाली है। लेकिन ज़िया की मंगेतर का ताहिर जिंद्रा के साथ क्या वास्ता? मैंने उलझन सदा लहजे में दरियाफ्त किया। तुमने ज़िया के हसद और रकाबत का हवाला क्यों दिया है? जनाब, किस्सा कुछ यूं है कि वो ठहरे हुए अंदाज में वजाहत करते हुए बोला, मैंने 1 माह पहले वाले जिस कबड्डी टूर्नामेंट का जिक्र किया है ना, वो यहाँ किला मासूम शाही में मुनक्किद हुआ था और इत्तेफाक से इन दिनों लाहौर से गजाला भी आई हुई थी। कबड्डी टूर्नामेंट को गांव वाले बड़े ज़ौक़ व शौक़ और जोश व जज्बे से देखते हैं। इसमें मर्द व ज़न और बच्चे बूढ़े की कोई तफरीक नहीं, बल्कि तमाशाई औरतों लड़कियों के लिए अलग से तंबू लगाकर बैठने का इंतज़ाम किया जाता है। इस टूर्नामेंट को गजाला ने भी देखा था और ताहिर जिंद्रा की फुर्तियों ने उसके हवास और जज्बात पर अपनी मोहब्बत का जिंदरा लगा दिया। वो इस गबरू जवान पर बुरी तरह मर मिटी थी। ओह, मैंने मुतासिफाना अंदाज में कहा, तो यहाँ ये पेज पड़ा हुआ है। गजाला जब तक किला मासूम शाह में रही, ताहिर की कबड्डी की तारीफ करते हुए उसकी ज़बान नहीं थकती थी और इसका ये अमल ज़िया के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ था। इस दौरान में गजाला ने कोशिश करके ताहिर जिंद्रा से 1-2 मुलाकातें भी कर ली थीं और ताहिर को यह भी बता दिया था कि वो इसे पसंद करती है, बल्कि इसने ताहिर को अपनी पसंदीदगी के तौर पर एक अंगूठी भी दी थी। ताहिर चूँकि मुझसे अपना हर मामला बयान कर देता था, लिहाजा उसने गजाला और उसकी अंगूठी वाली तमाम कहानी भी मुझे सुना डाली थी। क्या ज़िया को अपनी मंगेतर की इस जुर्रत का इल्म था? आफ्ताब खामोश हुआ तो मैंने पूछ लिया। अंगूठी और ताहिर से मुलाकातों का तो शायद इसे इल्म ना हो, वो मुतज़ब्ज़ब अंदाज में बोला, लेकिन वो गजाला के तेवर देखकर बखूबी अंदाज़ा लगा चुका था कि गंगा किस सिमत बहने लगी है। मैंने गंभीर अंदाज में हुकारा भरा और फिर पूछा, क्या ताहिर ने तोहफे वाली अंगूठी तुम्हें भी दिखाई थी?
जी हाँ, दिखाई थी। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। ताहिर ने बताया था कि गजाला के मुताबिक ये अंगूठी वो जिया के लिए लाई थी, लेकिन ताहिर की कबड्डी से वो इस कदर मुतासिर हुई कि इस अंगूठी का असली हकदार उसकी नज़र में ताहिर जिंद्रा के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। वो किस किस्म की अंगूठी थी? मैंने पूछा। मुझे इसकी साख्त वगैरह के बारे में बताओ। वो सोने की मर्दाना अंगूठी थी, उसने जवाब दिया। साख्त बस वैसी ही थी जैसी आमतौर पर अंगूठियां होती हैं। मैंने जब ताहिर जिंद्रा की लाश को फांसी के फंदे से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया था तो उसकी किसी उंगली में मुझे कोई अंगूठी नजर नहीं आई थी। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। जनाब, ताहिर बहुत ही मोहतात और शर्मीला बंदा था। आफ्ताब ने ठहरे हुए लहजे में बता दिया। उसने एक दिन भी वो अंगूठी नहीं पहनी, बल्कि वो इस अंगूठी और गजाला की वजह से सख्त परेशान था। परेशान? पर क्यों? मैंने पूछा। इसका कहना था कि ये सब ठीक नहीं हो रहा। आफ्ताब ने जवाब दिया। उसने गजाला के इसरार पर वो अंगूठी ले तो ली, अपने पास भी रख ली, लेकिन वो कई मर्तबा इस अंगूठी को वापस करने और गजाला को समझाने के बारे में मुझसे कह चुका था। इस बुज़दिली पर मैंने उसका मजाक भी उड़ाया था और कहा था कि जब गजाला दोबारा गांव आएगी तो वो खुद इस सिलसिले में इससे बात कर ले। वो लम्हे भर को रुका और एक गहरी सांस खारिज की और फिर इजाफा करते हुए बोला। थानेदार साहब, ताहिर जिंद्रा हरगिज हरगिज बुज़दिल नहीं था। ये उसकी शराफत थी कि वो गजाला की बहादुरी के सामने गोया बुझकर रह गया था। ऐसे कामों का उसे कभी तजर्बा नहीं रहा था। वो इश्क और मोहब्बत वाले मामला से बहुत दूर रहता था। हाँ, मुझे इस बात का अंदाजा है, मैंने उस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। अल्लाह रखा ने इसके शर्मीलेपन की तफसील मुझे बताई है। जनाब, मेरा जहन तो किसी और ही अंदाज में सोच रहा है। वो चौंके हुए लहजे में बोला और मुतज़ब्ज़ब नज़र से मुझे देखने लगा। तुम्हारा जहन किस अंदाज में सोच रहा है? मैंने दरियाफ्त किया। वो सरसराते हुए लहजे में बोला। कहीं ताहिर जिंद्रा की मौत में जिया बाजवा का तो हाथ नहीं? तुम्हारे सोचने का अंदाज मुझे बहुत पसंद आया है, मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। मैं भी इन्हीं खुतूत पर सोच रहा हूँ, लेकिन जिया बाजवा पर हाथ डालना इतना आसान नहीं होगा। वो तशवीश भरे लहजे में बोला। क्यों? मैंने इस्तेजाबिया नज़र से उसे देखा। क्या जिया बाजवा किसी छलावे की औलाद है? मेरा ये मतलब नहीं था जनाब। वो बौखला गया। मैंने पूछा, फिर क्या मतलब था तुम्हारा? वो जनाब, वो कतरे सहमे हुए अंदाज में वजाहत करते हुए बोला। जिया इस गांव के चौधरी साहब का बेटा है और इन लोगों का अपना असर और रसूख है। और तुमने अभी तक कानून की ताकत नहीं देखी आफ्ताब, मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा। इसीलिए इन छोटे मोटे चौधरियों के असर और रसूख से मरूब हो। मैंने बड़े बड़े सूरमाओं और फन्ने खानों को नत्थ डाल दी है। तुम देखते तो जाओ, मैं इस चौधरी ज़ादे के साथ करता क्या हूँ। मैंने थोड़ा तवक्कुफ करके एक बोझल सांस खारिज की और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा। जिया को खेलने के लिए मैं एक छोटा सा गेम करूँगा। इसकी समझ में नहीं आएगा कि वो किस खतरनाक जाल में कदम रख चुका है। मैं शातिर मुजरिमों पर कच्चा हाथ डालने का आदी नहीं हूँ। इन्हें बड़े तरीके सलीके से काबू करता हूँ। यहाँ भी मैं एक नफसियाती चाल चलूँगा और बेख्याली में जिया आगे बढ़ता चला आएगा। फिर मैं इसे ठोस सबूत के साथ गिरफ्तार करके उसकी ज़बान से हकीकत उगलवा लूँगा। फिर तो ठीक है जनाब, वो कतरे इत्मीनान भरे लहजे में बोला। मैंने कहा, लेकिन इस खेल के लिए मुझे तुम्हारी मावनत की ज़रूरत होगी। मैं हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ जनाब। वेरी गुड। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसके पेश नज़र कोई न कोई मकसद ज़रूर होता है। या तो वो किसी ऐसी बात को छुपाने की कोशिश में होता है जो आगे चलकर उसके लिए नुकसानदेह साबित होने वाली हो, या फिर वो इस झूठ के तवस्सुत से कोई बड़ा फ़ायदा उठाने की तगोदो में होता है। बहरहाल ये बात तय है कि झूठ चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, ये मुजरिमाना फ़ेल ही कहलाएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात एक मामूली सा झूठ भी बहुत बड़ी क़यामत बर्पा कर देता है। आफ्ताब के बयान से ये बात तो वाज़ेह हो गई थी कि ताहिर जिंद्रा की गिरती हुई फ़नी सलाहियत के बारे में जिया बाजवा ने सरासर गलत बयानी से काम लिया था और मंजूर हुसैन कुम्हार के कमरे में जिया बाजवा के डेरे से ताल्लुक़ रखने वाले तेल के खाली ड्रम की मौजूदगी भी इसी जानिब इशारा करती थी कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। अब देखना यह था कि जिया बाजवा इस मामले में कितना मुलविस था। अगले रोज़ मैं अलग सुबह मकतूल ताहिर जिंद्रा के घर पहुंच गया। अल्लाह रखा से मुलाकात पर मैंने उसे बताया था कि मैं ताहिर के सामान की तलाशी लेना चाहता हूँ।
اس نے میری بات پوری توجہ سے سنی اور بولا، اس کے سامان میں ایسی کون سی خاص شے ہو سکتی ہے جناب؟ یہ تو سامان کو دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا، میں نے کہا۔ وہ کوئی سوال کیے بغیر چپ چاپ مجھے گھر کے اس کمرے میں لے گیا جو طاہر جندرا کے استعمال میں رہا کرتا تھا۔ پھر ایک جستی ٹرنک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، طاہر کا سارا سامان اسی ٹرنک میں رکھا رہتا تھا۔ میں نے مذکورہ ٹرنک کھول کر اندر کا جائزہ لیا۔ اس میں طاہر جندرا کے کپڑے بھرے ہوئے تھے یا پھر چھوٹا موٹا سامان تھا۔ میں نے پورا ٹرنک کھنگال ڈالا اور بالآخر کپڑوں کے نیچے رکھی چھپا کر اس طلائی انگوٹھی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا جو ضیا باجوہ کی منگیتر غزالہ نے طاہر جندرا پر فریفتہ ہونے کے بعد تحفے میں نشانی کے طور پر دی تھی۔ اللہ رکھا میرے ہاتھ میں وہ انگوٹھی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ اس کے بیٹے کے سامان میں سے اس قسم کی کوئی شے بھی برآمد ہو سکتی ہے۔ لرزتی ہوئی آواز میں اس نے مجھ سے پوچھا، یہ کیا ہے جناب؟ سونے کی انگوٹھی ہے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ یہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ اس کی حیرت دو چند ہو گئی، لیکن یہ طاہر کے سامان میں کس طرح پہنچی؟ میں نے تو کبھی اس کے پاس ایسی انگوٹھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ انگوٹھی ایک حسینہ نے طاہر کو اپنی محبت کی نشانی کے طور پر دی تھی، میں نے اللہ رکھا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں کہا۔ اس نے محبوبہ کی اس نشانی کو ٹرنک میں کپڑوں کے نیچے چھپا کر رکھ دیا تھا، اس لیے تمہیں کبھی اس کے پاس نظر نہیں آئی۔ مجھے تو اس انگوٹھی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی یہ یقین نہیں آ رہا کہ طاہر نے عشق و معشوقی والی کوئی چکر پال رکھا تھا۔ وہ کبھی طلائی انگوٹھی کو اور کبھی مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرا بیٹا ایسا تو ہرگز نہیں تھا۔ میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں اللہ رکھا، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ واقعی یہ کام طاہر جندرا کے بس کا تھا بھی نہیں، وہ تو بہت ہی شرمیلا اور سیدھا سادہ انسان تھا۔ یہ لڑکی خود ہی اس کے پیچھے پڑ گئی تھی اور زبردستی اس بیچارے کو طلائی انگوٹھی کا تحفہ بھی دے دیا۔ کون ہے وہ؟ اللہ رکھا نے بآواز بلند سوال کیا۔ اس وقت اتفاق سے وہ گھر میں اکیلا ہی تھا۔ کلثوم اور اس کی بیٹی عابدہ طاہر کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے قبرستان گئی ہوئی تھیں۔ میں نے اللہ رکھا کے سوال کے جواب میں بتایا، اس لڑکی کا نام غزالہ ہے۔ غزالہ؟ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار نمودار ہوئے۔ پھر متذبذب لہجے میں اس نے کہا، ہمارے گاؤں میں تو اس نام کی کوئی لڑکی نہیں ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو اللہ رکھا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ غزالہ کا تعلق قلعہ معصوم شاہ سے نہیں تو پھر؟ اس کی آنکھوں میں الجھن تیر گئی۔ غزالہ لاہور کی رہنے والی ہے، پر طاہر تو کبھی لاہور گیا ہی نہیں۔ اللہ رکھا کی حالت دیدنی تھی۔ طاہر تو لاہور نہیں گیا، لیکن غزالہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے یہاں قلعہ معصوم شاہ آئی تھی، میں نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ اس نے طاہر کی کبڈی کے کمالات دیکھے اور اس پر عاشق ہو گئی، پھر محبت کی نشانی کے طور پر یہ انگوٹھی اسے دے کر واپس لاہور چلی گئی۔ آپ جو کچھ بتا رہے ہیں اس کا مجھے یقین تو نہیں آ رہا، لیکن ظاہر ہے آپ بھی غلط کیوں کہیں گے؟ وہ بے بسی کے سے لہجے میں بولا۔ اتنا تو بتا دیں کہ غزالہ یہاں کس کے گھر آئی تھی؟ چودھری برکت باجوہ کے گھر، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں اسے بتایا۔ کیا؟ وہ لکنت زدہ انداز میں بولا۔ ہاں اللہ رکھا، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ غزالہ چودھری برکت باجوہ کی بھتیجی اور ضیا باجوہ کی منگیتر ہے۔ اگلے سال غزالہ اور ضیا کی شادی ہونے والی ہے۔ او خدایا! اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ یہ کیا غضب ہو گیا؟ چودھری برکت باجوہ تو کچھ نہیں ہوگا اللہ رکھا، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ تمہارے جوان جہان بیٹے کی جان چلی گئی، اس سے زیادہ تمہارے ساتھ اور کیا زیادتی ہوگی؟ اللہ رکھا، مجھے یقین ہے کہ طاہر جندرا کو غزالہ والے معاملے ہی کی وجہ سے قتل کیا گیا ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، میں بہت جلد قاتل کو گرفتار کر لوں گا۔ اللہ رکھا کی آنکھوں میں وحشت سی بھر گئی۔ اس نے خوف زدہ لہجے میں پوچھا، اگر اس واردات میں چودھریوں کا ہاتھ ہوا تو کیا اللہ رکھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جناب میں بہت غریب آدمی ہوں، وہ لجاجت آمیز لہجے میں بولا۔ بہت کمزور ہوں میں چودھری کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تمہیں مقابلہ کرنے کے لیے کون کہہ رہا ہے؟ میں نے اس کا حوصلہ بڑھانے والے انداز میں کہا۔ تمہیں تو پتہ بھی نہیں کہ پولیس کس نوعیت کی کارروائی میں مصروف ہے۔ تم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ طاہر جندرا نے خودکشی نہیں کی بلکہ اسے زہر دے کر قتل کیا گیا ہے۔ تم تو اپنے بیٹے کی تدفین کے بعد غمزدہ اور دکھی ہو کر گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، تم نے کسی کی شکایت نہیں کی، پولیس جو کچھ بھی کرتی پھر رہی ہے اس کی تمہیں مطلق خبر نہیں۔ تم میری بات تو سمجھ رہے ہو نا؟ جی بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ تھانے دار صاحب آپ کتنے اچھے ہیں،
آپ نے تو میرے دل و دماغ کا سارا بوجھ اتار دیا ہے۔ بس تمہیں اسی طرح غمزدہ اور بے خبر بنے رہنا ہے۔ تم اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے کہ تمہارے بیٹے نے خودکشی کی ہے، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ باقی کے تمام معاملات مجھ پر چھوڑ دو، اور یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ اگر میں نے طاہر جندرا کے قاتل کو عبرتناک انجام سے دوچار نہ کیا تو میرا نام بھی ملک صفدر حیات نہیں ہے۔ وہ عقیدت بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں اس کے گھر سے نکل کر تھانے پہنچا اور ASI سلیمان شاہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس دوران میں ہلکی پھلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ سلیمان شاہ کو مجھ سے بہت ساری شکایات تھیں، مثلاً یہ کہ میں اس کا اور اس کی صلاحیتوں کا استحصال کر رہا ہوں، اسے کام کرنے کا موقع نہیں دیتا، اسے بیکار اور فضول کاموں پر لگائے رکھتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ اس کی ترقی ہو، لہٰذا اسے کوئی بھی اہم مشن نہیں سونپتا، وغیرہ وغیرہ۔ اسی حوالے سے اس نے ایک دو بار اعلیٰ افسران سے بھی اپنا دکھڑا رویا تھا، لیکن کہیں سے بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی تھی۔ اس ناکامی سے اس نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا کہ میں نے اس کے خلاف اوپر تک کان بھر رکھے ہیں، میں کسی بھی قیمت پر اسے آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ سلیمان شاہ کی اس بدگمانی کا میرے پاس کوئی علاج نہیں تھا، اور نہ ہی میں نے کبھی اس کی کوئی خاص پرواہ کی تھی۔ میں اگر اسے اہم ذمہ داریاں نہیں سونپتا تھا تو اس کا سبب یہ تھا کہ میں اس کی صلاحیتوں اور کارکردگی سے بخوبی آگاہ تھا۔ میں اچھے خاصے بنتے ہوئے کام کو بگاڑنے کا ہرگز کوئی شوق نہیں رکھتا تھا، لہٰذا اسے اس کی اوقات میں رکھتے ہوئے ایک مقصود حد سے آگے نہیں بڑھنے دیتا تھا۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ وہ چودھری برکت باجوہ کے نمک خواروں میں سے تھا، اسی لیے مجھے ایک شرارت سوجی تھی۔ اسی شرارت کے ذیل میں نے سلیمان شاہ کو اپنے پاس بلایا تھا۔ میں نے ہمیشہ اس بات کو سخت ناپسند کیا تھا کہ میرے عملے کا کوئی آدمی تھانے سے زیادہ کسی اور کا نمک خوار اور وفادار ہو۔ سلیمان شاہ نے میرے کمرے میں آ کر مجھے سلام کیا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی اس عادت سے بھی مجھے چڑ تھی کہ اسے آرام کی پڑی رہتی تھی، جہاں بھی کوئی خالی کرسی اور بینچ دیکھتا کھٹاک سے بیٹھ جاتا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ وجوہات چاہے مختلف ہی کیوں نہ رہی ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت بیزار اور تنگ تھے۔ شاہ جی، میں نے آپ کے لیے ایک مشن نکالا ہے، میں نے سلیمان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے تو سمجھیں آپ کی ترقی پکی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو سب انسپکٹر بنا کر کسی تھانے میں انچارج مقرر کر دیا جائے۔ اس زمانے میں عملے کی کمی کے باعث سب انسپکٹر کے عہدے کے لوگوں کو بھی تھانے دار بنا دیا جاتا تھا۔ چھوٹے گاؤں دیہات میں یہ چلن عام دیکھنے کو ملتا تھا۔ میری مبہم سی پیشکش پر اس نے بے یقینی سے مجھے دیکھا اور متذبذب لہجے میں پوچھا، کون سا مشن ہے جناب؟ قلعہ معصوم شاہ سے ایک بندے کو گرفتار کر کے تھانے لانا ہے۔ کس بندے کو؟ اس نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا۔ ضیاء کو، میں نے دھماکہ کیا۔ ضیاء باجوہ کو؟ چودھری برکت باجوہ کے بیٹے کو؟ اس نے پھنسی پھنسی آواز میں تصدیق چاہی۔ ہاں ہاں، میں اسی باجوہ کی بات کر رہا ہوں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ ضیاء باجوہ کا نام سن کر پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ تو کوئی نہیں جناب، وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا، لیکن آپ یہ تو بتائیں کہ باجوہ صاحب کو کس جرم میں گرفتار کر کے لانا ہے؟ اس کے جرائم کی ایک لمبی فہرست ہے میرے پاس، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ آپ یہ بتاؤ شاہ جی کہ ضیاء باجوہ کو گرفتار کرنے جا رہے ہو یا نہیں؟ میں نے لمحاتی توقف کیا اور پھر معنی خیز انداز میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، یہ آپ کے لیے ترقی حاصل کرنے کا آخری موقع ہے، اب فیصلہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ چند لمحات کے تذبذب کے بعد وہ مریل سی آواز میں بولا، جاتا ہوں جناب۔ جب ASI سلیمان شاہ میرے کمرے سے رخصت ہو گیا تو حوالدار محفوظ علی میرے پاس چلا آیا۔ میں نے سلیمان کو جس مشکل میں ڈالا تھا وہ راز محفوظ علی کو بھی معلوم تھا۔ اس نے پر اشتیاق لہجے میں پوچھا، ملک صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا شاہ جی ضیاء باجوہ کو گرفتار کر کے لے آئیں گے؟ محفوظ علی بہت ہی جیدار اور کام کا بندہ تھا، میرے عملے کا سب سے زیادہ قابل بھروسہ شخص وہی تھا، میں ہر نازک معاملہ اسی سے شیئر کیا کرتا تھا، اس نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا تھا۔ میں نے اس کے سوال کے جواب میں کہا، شاہ جی کی محکمہ جاتی قابلیت پر ہم دونوں میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے، لہٰذا میرا حتمی جواب یہ ہے کہ ہرگز ہرگز نہیں۔ سلیمان شاہ ایک ایسا کھوتا ہے جسے صرف گھاس کھانے سے مطلب ہوتا ہے، یہ ضیاء باجوہ کو گرفت میں لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، یہ زیادہ سے زیادہ 2 کام کرے گا۔ میں نے لمحاتی توقف کیا تو حوالدار سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، نمبر 1، یہ بندہ تھوڑی دیر
बाहर घूम फिर कर खाली हाथ वापस आ जाएगा और आकर बताएगा कि तलाश के बावजूद भी ज़िया बाजवा कहीं नजर नहीं आया। शायद वो किला मासूम शाह से कहीं बाहर गया हुआ है। नंबर 2, ये सीधे अपने वालिद मोहतरम वली नेमत चौधरी बरकत बाजवा के पास पहुंचेगा और उसे जाकर बताएगा कि थानेदार साहब इनके बेटे ज़िया बाजवा को गिरफ्तार करने का इरादा रखते हैं, लिहाजा वो अपने बेटे को बचाने का कोई बंदोबस्त कर लें। इन दोनों सूरतों में हमें क्या करना है? हवलदार ने पूछा। वही जो हमारा असल मंसूबा है, मैंने कहा सुलेमान शाह के थाने से निकलते ही, बल्कि कोशिश करो कि उससे पहले ही किला मासूम शाह की तरफ रवाना हो जाओ और पहली फुर्सत में ज़िया बाजवा के डेरे पर मौजूद दोनों मुलाजमीन को गिरफ्तार करके मेरे पास ले आओ। एक बात का खास तौर पर ख्याल रखना कि सुलेमान शाह को तुम्हारी जामद और आमद की खबर नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं मलिक साहब, हवलदार ने मजबूत लहजे में कहा। मैंने कहा कि जब इम्तियाज और रेहान थाने में आ जाएंगे तो इनके साथ हम वही नफ्सियाती ट्रीटमेंट करेंगे जो हमने तय कर रखा है। हवलदार महफूज अली मुझे सलाम करके रुखसत हो गया। महफूज अली से इस सिलसिले में मेरी तफसीली गुफ्तगू हो चुकी थी। हम ज़िया बाजवा को छेड़ने के बजाय इसके बंदों को ट्राई करना चाहते थे। वो खुद ही इनके पीछे भागा भागा आता। थोड़ी देर बाद मेरे थाने में एक ड्रामा स्टेज होने वाला था जिसका एक किरदार आफताब भी था। इसकी एंट्री बड़ी ड्रामाई थी। मैंने इसे इसका रोल अच्छी तरह समझा दिया था। मुझे 99% यकीन था और जैसा कि नज़र भी आ रहा था कि ताहिर जिंद्रा की मौत में ज़िया बाजवा का हाथ शामिल था और इस नौइयत के काम चौधरी वडेरे और दूसरे ताकतवर लोग अमूमन अपने हाथ से नहीं करते बल्कि अपने पालतू गुंडों से कराया करते हैं। मैंने चंद रोज़ पहले डेरे पर इम्तियाज़ और रेहान से मुलाकात की थी तो इनके रवैये में एक ख़ास खिंचाव और एतराज़ पाया था। फिर इस पर ज़िया बाजवा का झूठ इस पर दलालत करता था कि ताहिर जिंद्रा की मौत में ये तीनों अफराद किसी न किसी तौर ज़रूर मुलविस थे। ये कैसा इत्तेफाक था कि वक़ुआ की रात वो लोग गलती से डेरे का बैरूनी दरवाज़ा बंद करना भूल गए और ताहिर वहाँ से तेल का खाली ड्रम चुरा कर मंजूर हुसैन कुमार के कमरे तक लुढ़काता हुआ ले गया और उन्हें कोई खबर ही ना हुई। क्या कोई ऐसे एहतमाम से भी खुदकुशी करता है? मंजर मेरे कमरे का था और ड्रामे का आगाज हो चुका था। इम्तियाज मेरे सामने बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर मौत की सी जर्दी छाई हुई थी क्योंकि ट्रायल रूम से उसके साथी रेहान के बिलबिलाने और चिल्लाने की आवाज़ें मुसलसल उभर रही थीं। चंद मिनट पहले ही हवलदार महफूज इन दोनों लश्करों को गिरफ्तार करके लाया था और मैंने रेहान को हवलदार के हवाले करते हुए कहा था कि पहले इसे ट्राई करो, इम्तियाज की बारी बाद में आएगी। और हवलदार इस वक्त तफ्तीशी कमरे में रेहान की ट्राई कर रहा था। दरअसल हवलदार कुछ भी नहीं कर रहा था। ये चीखने चिल्लाने डकराने और बिलबिलाने की आवाज़ें एक कांस्टेबल की थी जो मुख्तलिफ आवाज़ों की नक्काली का माहिर था। ये सारा सोती ड्रामा इम्तियाज को मुतासिर करने के लिए रचाया गया था। चंद लम्हात के बाद अजियत और कर्ब में डूबी हुई वो आवाज़ें उभरना बंद हो गईं। फिर खतरनाक तेवरों के साथ हवलदार कमरे में दाखिल हुआ और चटानी लहजे में बोला, मलिक साहब, मुलजिम ने जबान खोल दी है। वो अपने जुर्म का इकरार करने के लिए तैयार है। आप उसका एक वाली बयान ले लें। ठीक है, मैंने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा। फिर इम्तियाज की जानिब इशारा करते हुए इजाफा किया, अब तुम इसे भी ले जाओ अपने साथ। इम्तियाज ने दहशतज़दा नज़र से बारी बारी मुझे और हवलदार को देखा, फिर खुशामद भरे लहजे में मुझसे कहा, थानेदार साहब, मैं हवलदार के साथ कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तन्हाई में आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं समझ गया कि वो मुझसे क्या बात करना चाहता है। रेहान की मसनूई आहो-बका और दिलखराश चीखों ने उसका पित्ता पानी कर दिया था। वो किसी ट्रायल से गुजरे बगैर ही इकबाले जुर्म का फैसला कर चुका था। मेरी नफ्सियाती चाल इब्तिदा ही में कामयाबी से हमकिनार हो रही थी। मैंने हवलदार को आंखों ही आंखों में चंद इशारे किए, फिर इम्तियाज की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, तुम उधर कमरे ही में बैठो। जो लोग पुलिस से ताउन करते हुए सच बोलते हैं, हम उन्हें एक थप्पड़ भी नहीं मारते। फिर मैंने हवलदार की तरफ देखते हुए इजाफा किया, तुम यहाँ रुककर इम्तियाज की निगरानी करो, मैं अभी रेहान का बयान लेकर आता हूँ, फिर इससे भी बात होगी। और हाँ, इसके साथ कोई मारपीट नहीं करना। आखिरी जुमला मैंने बड़े जुमाइनी अंदाज में अदा किया था, जिसका वाज़े मतलब यही था कि प्रोग्राम के अगले हिस्से पर फौरन अमल होना चाहिए। मैं दूसरे कमरे में रेहान के पास पहुंचा ही था कि तीसरे कमरे से इम्तियाज के टकराने की आवाज़ें उभरने लगीं। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि ये इम्तियाज की नहीं बल्कि अदाकार कांस्टेबल की आवाज़ें थीं।
हवलदार ने मेरी हिदायत के मुताबिक इसे दोबारा मुतहर्रिक कर दिया था। इससे पहले भी जो आवाज़ें उभरी थीं वो भी यकीनन रेहान ने सुनी होंगी। रेहान ने बेहद सहमी हुई नज़रों से मुझे देखा और पूछा, ये क्या हो रहा है जनाब? तफ्तीश हो रही है, मैंने शफ़ाक लहजे में कहा, और ये तुम्हारे साथी इम्तियाज़ की दर्द में डूबी हुई आवाज़ें हैं। इसके बाद तुम्हारी बारी आएगी, ज़हनी तौर पर तैयार हो जाओ। लेकिन हमारा कसूर क्या है? वो फटी हुई आंखों से मुझे देखते हुए बोला। ये तो तुम लोग अपनी ज़बान से खुद ही बताओगे, मैंने सपाट लहजे में कहा। मैं थोड़ी देर तक मुख्तलिफ अंदाज में रेहान को खौफ और हिरास में मुब्तला करता रहा। इस दौरान में इम्तियाज़ के रोने, बिलखने और बिलबिलाने की आवाज़ें मुसलसल उभरती रहीं। फिर खामोशी छा गई। अगले ही लम्हे हवलदार महफूज अली मेरे पास पहुंच गया इस इत्तला के साथ, मलिक साहब, मुल्ज़िम इम्तियाज़ ने ज़बान खोल दी है। वो अपने जुर्म का एतराफ़ करने को तैयार है। आप इसका इकबाली बयान रिकॉर्ड कर लें। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और कहा, ठीक है, मैं इम्तियाज़ का बयान लेता हूँ, तुम ज़रा इसकी भी चेकिंग कर लो। बात ख़त्म करते ही मैंने उंगली से रेहान की जानिब इशारा किया। वो अपनी जगह से उठा और मेरे कदमों में गिर गया। फिर फरियादी लहजे में बोला, जनाब, आप मुझसे तफ्तीश ना करें, मैं किसी मारपीट के बगैर ही अपने जुर्म का इकरार करने को तैयार हूँ। ठीक है, मैंने हवलदार की तरफ देखते हुए कहा, तुम रेहान का ख्याल रखो, मैं इम्तियाज़ का बयान कलमबंद करके आता हूँ। इसके बाद मैंने ज़िया बाजवा के दोनों लश्करों के साथ एक जैसी चाल चली। इम्तियाज़ के पास आकर मैंने उसे बताया कि रेहान ने इकरार कर लिया है कि तुम दोनों ने ज़िया बाजवा के इमामत ताहिर जिंद्रा को पहले जहर देकर हलाक किया, फिर इसकी लाश को फांसी पर लटकाकर ये साबित करने की कोशिश की कि उसने खुदकुशी की है। इम्तियाज़ ने जब ये सूरत हाल देखी तो न सिर्फ इकबाल जुर्म कर लिया, बल्कि ये भी बताया कि वही ताहिर जिंद्रा को घर से बुलाकर डेरे पर लाया था कि बाजवा साहब को इससे कोई ज़रूरी बात करना है। मैं इम्तियाज़ के पास से उठा और रेहान के पास पहुंच गया। मैंने इससे कहा कि इम्तियाज़ ने ताहिर जिंद्रा को घर से बुलाकर डेरे पर लाने और फिर जहर देकर हलाक करने का इकरार कर लिया है। इस कत्ल में तुम भी उसके साथी थे। अब बताओ कि तुम क्या कहते हो? रेहान की हिम्मत तो पहले ही टूटी हुई थी। एतराफ़ जुर्म के अलावा उसने इस बात का भी इकरार कर लिया कि उन्होंने ये काम ज़िया बाजवा के हुक्म पर किया था, और ये हकीकत वो अदालत में खड़े होकर बयान करने को भी तैयार है। मैंने बारी बारी दोनों के बयानात कलमबंद करने के बाद इनके अंगूठे लगवाए और इन्हें हवालात के 2 मुख्तलिफ कमरों में बंद कर दिया। इनका एक जगह रहना ठीक नहीं था, वरना मेरी चालाकी का राज खुल जाता। वैसे मुझे इस बात की कतई कोई परवाह नहीं थी कि वो मेरी चाल के बारे में क्या सोचेंगे। वो मुजरिम थे, उन्होंने जुर्म का इर्तिकाब किया था और अपने इस संगीन जुर्म का हल्फिया इकबाल भी कर लिया था। किसी ट्रायल से गुजरने के बाद या इससे पहले इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इम्तियाज़ और रेहान के इकबाली जुर्म के थोड़ी देर बाद एएसआई सुलेमान शाह हस्बे तवक्को खाली हाथ वापस आ गया। मैंने उसकी लटकी हुई सूरत देखकर पूछा, शाह जी, क्या रहा? वो जनाब, वो लंगड़ी वजाहत पेश करते हुए बोला, ज़िया बाजवा साहब तो गांव से कहीं बाहर गए हुए हैं। वैसे मैंने बड़े बाजवा साहब चौधरी बरकत को बता दिया है कि ज़िया बाजवा को मलिक साहब थाने में बुला रहे हैं, और आपको यकीन है ज़िया जैसे ही वापस आएगा, मैंने तंजिया लहजे में कहा, तो बरकत बाजवा इसे कान से पकड़कर थाने पहुंचा देगा। उन्होंने वादा तो किया है जी, वो निगाह चुराते हुए बोला। मैं समझ गया। या तो वो मौजा किला मासूम शाह गया ही नहीं था, और या फिर वो वहां पहुंचकर बाजवा एंड कंपनी को इतलात फराहम कराया था। इसकी कारकर्दगी ज़्यादा देर छुपने वाली नहीं थी, लिहाजा मैंने बड़े मीठे अंदाज में तंज करते हुए कहा, शाह जी, आपके फेरे ने बड़ा काम दिखाया है। चौधरी बरकत बाजवा ने अपने डेरे के मुलाजमीन इम्तियाज़ और रेहान को थाने भेज दिया था। मैंने इनसे कड़ी पूछगछ करके हवालात में बंद कर दिया है। मैं खामखा ज़िया बाजवा को कसूरवार समझ रहा था। असल मुजरिम तो यही दोनों बंदे हैं। इन्होंने अभी तक ताहिर जिंद्रा के कत्ल का एतराफ़ तो नहीं किया, लेकिन जब मैं इन्हें खतरनाक तफ्तीश से गुजारूंगा तो वो ज़बान खोलने पर मजबूर हो जाएंगे। इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। मैंने इसी तीखे अंदाज में इजाफा करते हुए कहा, आप फिक्र न करें शाह जी, मैं आपकी तरक्की के लिए सिफारिश करूंगा। आपने कोशिश तो पूरी की है ना? अब अगर ज़िया बाजवा गांव में मौजूद ही नहीं तो इसमें आपका क्या कसूर है? वो नादामत भरी नज़र से मुझे देखता रहा, तहम मुंह से कुछ न बोला। शाम से ज़रा पहले सुलेमान शाह के झूठ की कलई खुल गई। चौधरी ज़िया बाजवा अपने 2 हवारियों के हमरा सजे सजाए टांगे में बैठकर थाने पहुंच गया। वो खासा गुस्से में दिखाई देता था। ये अच्छा हुआ कि इस वक्त आफताब भी थाने में मौजूद था। इस ड्रामे में इसका भी एक अहम किरदार था।
मैंने आफताब को फिलहाल ज़िया के सामने नहीं आने दिया और ज़िया बाजवा को अपने कमरे में बुला लिया। हवलदार महफूज अली चूंकि इस गेम में मेरा अहम और हमराज था और इसका किरदार एक पेशकार का सा था, लिहाजा वो बखूबी जानता था कि कब किस मोहरे को आगे बढ़ाना है। वो बदस्तूर मेरे कमरे में मौजूद था। मैंने ज़िया बाजवा पर बिल्कुल ये जाहिर नहीं होने दिया कि यहाँ अब तक क्या हो चुका है और मज़ीद क्या होने वाला है। मैंने इसे और इसके बॉडीगार्ड्स को इज्जत से बिठाया और इनके तासुरात के पेश नज़र तशवीश भरे लहजे में पूछा, खैरियत तो है बाजवा साहब? आप पहली मर्तबा थाने आए हैं और वो भी इतने गुस्से में? मलिक साहब, आपने काम तो ऐसा ही किया है कि मुझे मजबूरन आपके पास आना पड़ा, वो उखड़े हुए लहजे में बोला। इसके एतमाद और जारहाना अंदाज से मुझे ये समझने में ज़रा भी दिक्कत पेश न आई कि सुलेमान के तबस्सुत से ये इत्तला इस तक पहुंच गई है कि मैं ताहिर जिंद्रा वाले केस में इसे बेकसूर समझता हूँ। जब ही वो बेखौफ खतर मुझसे मिलने थाने चला आया था, मैंने सुलेमान शाह को दानिस्ता ये भी बता दिया था कि इम्तियाज़ और रेहान ने अपने जुर्म का इकरार नहीं किया था ताकि ज़िया बाजवा गायब होने के बजाय इन्हें छुड़ाने फौरन थाने पहुंच जाए, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ भी था। ज़िया बेचारे को पता नहीं था कि उसने थाने में कदम रखकर खुद को कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा लिया था। मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया है बाजवा साहब? मैंने अनजान बनकर पूछा। आपने ताहिर जिंद्रा के कत्ल के इल्ज़ाम में मेरे 2 बंदों को हवालात में बंद कर रखा है, वो खफगी आमेज लहजे में बोला। इल्ज़ाम में नहीं बाजवा साहब, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए ठोस लहजे में कहा, मेरे पास इनके जुर्म का सबूत भी है। सबूत? उसने बेयकीनी से मुझे देखा। ये इंकिशाफ उसके लिए खिलाफ तवक्को था। इज़्तिरारी लहजे में उसने पूछा, किस किस्म का सबूत? इस किस्म का सबूत, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने मेज़ की दराज खोलकर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बाहर निकाली और ठहरे हुए लहजे में कहा, बाजवा साहब, मैं जानता हूँ कि अंग्रेज़ी में तहरीर करदा ये रिपोर्ट आपकी समझ में नहीं आएगी, लिहाजा मैं ही इसका मफ़हूम आपको बताता हूँ। ये ताहिर जिंद्रा के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के मुताबिक इस जवान राना को वक़ुआ की रात 11 और 12 बजे के दरमियान जहर देकर हलाक किया गया था और बाद में इसकी लाश को फांसी पर लटकाकर ये साबित करने की कोशिश की गई कि ताहिर जिंद्रा ने खुदकुशी की है। जिंद्रा ने खुदकुशी की थी या इसे जहर देकर हलाक किया गया? वो रौब जमाने वाले अंदाज में बोला, इसकी मौत से मेरे बंदों का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक ताल्लुक ताल्लुक, मैंने उसके जारहाना इस्तफसार का बुरा मनाए बगैर मोतदिल अंदाज में दोहराया, फिर दराज में हाथ डालकर तलाई अंगूठी बरामद कर ली और उसे ज़िया बाजवा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह है ताल्लुक जनाब बाजवा साहब। तलाई अंगूठी को देखकर वो पूरी तरह चौंका। उसकी आंखों में मैंने शनासाई की झलक देखी। इज़्तिरारी लहजे में बोला, ये अंगूठी आपको कहाँ से मिली? क्या आप इस अंगूठी को पहचानते हो? मेरे लहजे में सख्ती शामिल होने लगी। नहीं, वो गड़बड़ा गया, फिर संभाला लेते हुए बोला, मम, मेरे पूछने का मतलब ये था कि इस अंगूठी से ये कैसे जाहिर होता है कि ताहिर जिंद्रा की मौत के जिम्मेदार मेरे बंदे हैं? उसने जी खड़ा करके मुझसे सवाल तो कर लिया था, लेकिन मैं देख रहा था कि उसके अंदर बड़ी खौफनाक टूट फूट जारी थी और इस शिकस्त और रीख्त के आसार उसके चेहरे और आंखों में बड़े वाज़ेह नजर आ रहे थे। मैंने कदरे दुरुस्त लहजे में कहा, यह अंगूठी मुझे ताहिर जिंद्रा की जामा तलाशी के दौरान में मिली थी। बाद में मैंने इस अंगूठी के हवाले से तफ्तीश की तो पता चला कि इसे लाहौर के अनारकली बाजार के एक ज्वेलर की दुकान से खरीदा गया था। मैंने बड़े मंतकी अंदाज में गलत बयानी करके हक़ाइक़ को उजागर कर दिया था। ये सब एक सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा था। अपनी वजाहत को आगे बढ़ाते हुए मैंने कहा, मैं अनारकली बाजार के ज्वेलर के पास पहुंच गया। जब मैंने उसे ये अंगूठी दिखाकर पूछा कि इसके खरीदार का नाम बताओ, तो उसने ग़ज़ाला नामी एक लड़की के बारे में बताया और कहा कि ग़ज़ाला के बाप की इसी बाजार में घड़ियों वगैरह की दुकान है। मैं इस दुकान पर पहुंच गया और वहां जाकर मैंने ग़ज़ाला के बाप रहमत बाजवा से मुलाकात की और तभी ये बात मेरे इल्म में आई कि रहमत बाजवा जो तुम्हारा चाचा है और ग़ज़ाला तुम्हारी मंगेतर, अगले साल तुम लोगों की शादी होने वाली है। इसकी हालत दीदनी थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी इस वजाहत के जवाब में क्या बोले। बिलाखिर बेहद सिटपिटाए हुए लहजे में उसने कहा, लेकिन ये अंगूठी जिंद्रा के पास कैसे पहुंची? ग़ज़ाला ने उसे दी, इसलिए पहुंची। ज़िया ने ख़िफ़त भरे अंदाज में बारी बारी अपने हवारियों की तरफ देखा, फिर मुझसे मुखातिब होते हुए बौखलाहट आमेज अंदाज में बोला, ग़ज़ाला ने ये अंगूठी उसे क्यों दी थी? इसलिए दी थी कि, मैंने नहायती ठहरे हुए लहजे में कहा,
कि वो जिंद्रा को दिलो जान से पसंद करने लगी थी। ये अंगूठी जिंद्रा के लिए गजाला की मोहब्बत का तोहफा थी। वो अंगूठी लाई तो तुम्हें देने के लिए थी, लेकिन कबड्डी टूर्नामेंट में ताहिर जिंद्रा की कारकर्दगी ने उसका दिल मोह लिया और उसकी मोहब्बत का धारा तुम्हारी तरफ से मुड़कर जिंद्रा की जानिब बहने लगा। उसने वापस लाहौर जाने से पहले तन्हाई में जिंद्रा से एक दो मुलाकातें भी की। ये झूठ है। मेरी बात पूरी होने से पहले ही वो चीख से मुशाबा लहजे में बोला, सरासर बकवास। क्या ये भी झूठ है कि? मैंने उसके तेज और बरहमी को खातिर में न लाते हुए दो टोक अंदाज में पूछा। तुम्हें गजाला और जिंद्रा के मामले का इल्म हो गया था और इसीलिए तुमने एक साजिश के तहत जिंद्रा को अपनी राह से हटा दिया। मैंने? जिंद्रा को? वो मसनूई हैरत का इजहार करते हुए बोला, मैं जिंद्रा से दुश्मनी क्यों करूंगा? पता नहीं आप क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। जब इंसान चशमपोशी और ठिठाई की तवज्जुह से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हो तो उसे हर माकूल और सीधी बात उल्टी ही नजर आती है। इसमें तुम्हारा कुछ ज्यादा कसूर नहीं। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस खारिज की और फिर इजाफा करते हुए कहा, तुम्हारे सवाल का जवाब यह है कि तुम गजाला के झुकाव के बाइस जिंद्रा के दुश्मन हो गए थे और उसका सबूत यह है कि तुम्हारे बंदों ने अपने जुर्म का इकरार कर लिया है। मैं इनके एतराफ़ी बयानात कलमबंद कर चुका हूँ कि किस तरह उन्होंने तुम्हारे हुक्म पर पहले ताहिर जिंद्रा को घर से बुलाकर डेरे पर पहुंचाया और उसे खाने की किसी शय में एक खतरनाक जहर मिलाकर उसे मौत के घाट उतारा। फिर उसकी मौत को खुदकुशी का रंग देने के लिए उसकी लाश को फांसी दे दी गई। ये जुल्म और ज्यादती तुम्हारे कहने पर की गई थी ज़िया बाजवा। ताहिर जिंद्रा की मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। इम्तियाज और रेहान ने तो तुम्हारे हुक्म की तामील की थी। और जानते हो मुझे तुम पर कैसे शक हुआ? मैंने रुककर सवालिया नजर से उसकी आंखों में देखा तो वो मरियल सी आवाज में बोला, कब, कैसे? तुम्हारी झूठ की नकाब कुशाई के बाद, मैंने ठोस लहजे में जवाब दिया। फिर हवलदार महफूज अली को एक मखसूस इशारा करने के बाद दोबारा ज़िया बाजवा की जानिब मुतवज्जा होते हुए कहा, तुमने ताहिर जिंद्रा की कबड्डी की सलाहियतों के जवाल के हवाले से मुझे बताकर ये साबित करने की कोशिश की थी कि उसने शिकस्त और नाकामी के खदशे के पेश नज़र दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी की थी। मगर आफताब की जबानी मुझे पता चल गया कि जिंद्रा तो हमेशा कबड्डी की प्रैक्टिस उसके साथ किया करता था और यह कि उसकी कारकर्दगी, पकड़ जकड़, फुर्ती और सलाहियत में जरा भी कमी या कमजोरी वाक़ई नहीं हुई थी। तुमने ये झूठ अपनी जुर्म की पर्दापोशी के लिए बोला था ना? मैंने उसके फरार के तमाम रास्ते मसदूद कर दिए तो वो झिरझिराती हुई आवाज में बोला, हाँ आफताब। इसी लम्हे हवलदार आफताब के साथ कमरे में दाखिल हुआ। इसे देखकर ज़िया बाजवा का रंग मजीद उड़ गया। मैंने हवलदार से कहा कि महफूज अली, जरा हवालातियों को भी यहाँ ले आओ ताकि बाजवा साहब को एतराफ़ जुर्म करने में किसी दिक्कत या तकलीफ का सामना न हो। इसके बाद मेरे कमरे में जिस किस्म की कानूनी कार्रवाई हुई होगी उसकी तफसील बयान करने की ज़रूरत नहीं। बस इतना समझ लें कि 1 घंटे की गर्मा गर्मी और नरमा नरमी के बाद मैंने ज़िया बाजवा की जान उस वक्त छोड़ी जब उसने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। मुझसे जान छूटने का इसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसे और इसके मावनीन को हवालाए अदालत कर दिया था, जहाँ से लंबी सजाएं पाकर छूटने के बाद वो तीनों सीधे जेल चले गए। इस केस में तफ्तीश के नाम पर एक थप्पड़ तक मारने की नौबत पेश नहीं आई थी।